हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 हीट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हीट क्या होती है उसके बारे में आपको जानना होगा। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी में हॉटनेस, गर्माई लाने के काम आती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड हीट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप ना बड़ी क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि जो भी एनर्जी होती है वो कभी भी आपकी ना तो बनाई जा सकती है, ना ही कभी आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपकी हीट एक तरीके की एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसी दूसरे तरीके की एनर्जी में। अब एनर्जी भी कई तरीके की होती है। ठीक है, हीट एक अलग सिर्फ वही एक एनर्जी नहीं है, कई तरीके की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये सारे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। बट आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हीट ट्रांसफ़र होती है दूसरी एनर्जी में। हीट ख़त्म नहीं होती है कहीं पर बनाई नहीं जा सकती है हीट, वो ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी possess और गेन्स हीट एनर्जी इट टेंड्स टू बिकम हॉट। जब कोई भी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी गेन होती है तो वो हॉट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आपकी बॉडी हॉट हो जाती है। एग्जाम्पल, वाटर बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ गैस स्टोव बर्नर। अगर आप पानी को गैस पर रख देते हैं तो वो गर्म हो जाएगा। हेयर गैस स्टोव इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड वाटर इज़ गेनिंग दिस हीट एनर्जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो आपका गैस स्टोव है वो एक सोर्स ऑफ हीट है, मतलब वो हीट को दे रहा है, एंड वहीं जो आपका पानी उबल रहा है वो उसे कंज्यूम कर रहा है हीट एनर्जी को। ठीक है, एंड जब बॉडी लूज़ करने लगती है हीट को तो वो कोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पहले हीट के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं, ऑन गेनिंग द ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट। जब हीट को गेन करता है ऑब्जेक्ट तो वो गर्म हो जाता है, ऑन गेनिंग द हीट आएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड ऑन लूजिंग हीट ऑब्जेक्ट बिकम्स कोल्ड। और जब उसके अंदर से हीट कम होने लगती है ऑब्जेक्ट में से तो फिर वो ठंडा होने लगता है। हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। हीट कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। जैसे ये यहाँ पर एक वार्म ऑब्जेक्ट है एंड एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, कूल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हॉट से कूल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज़ हीट एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कई सारे बच्चों के अंदर ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये हीट एनर्जी, चलो आपने ये बता तो दिया कि वो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कैसे होती है, मतलब कहाँ जाती है। हम तो भाई जैसे तवा पहले गर्म हो रहा होता है फिर ठंडा हो जाता है, वो जाती कहाँ है वो हीट एनर्जी। अब आप छोटे बच्चों के दिमाग में तो ये होगा कि जो गर्माई थी वो कम हो गई, ख़त्म हो गई, बट वो ट्रांसफॉर्म होती है, वो किसी दूसरे रूप में धारण कर लेती है। ठीक है, वही एनर्जी होती है, बस वो अपना चेहरा बदल लेती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल 1 क्या है, इन थर्मल पावर स्टेशन हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, जहाँ पर आपकी जो हीट एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अब जैसे आपने ये कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा कि पानी से बिजली बनाई जा रही है। अब पानी भी एक एनर्जी दे रहा है वो, ठीक है, एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी में वो चेंज कर रहे हैं। सेम एनर्जी है बट उसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऐसे ये जो पानी वगैरह, जो भी आपके डैम, आपने नाम सुना होगा डैम। ठीक है, डैम पर ये जो पानी है उससे बिजली बनाई जाती है। पानी की जो एनर्जी है उससे बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में मदद करता है। इसी तरीके से जहाँ पर डैम एक पानी से बिजली बना रहा है, इसी तरीके से दूसरा एक स्टेशन होता है जिसे हम कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन। वहाँ पर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। दूसरा आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी
ट्रांसफॉर्म होती है हीट एनर्जी में, और फिर ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, जब आप अपनी पाम को रब करेंगे, अभी के अभी अपने हाथ लो और उसे रब करो, ठीक है, पाम्स आप रगड़ते रहो, रब करते रहो, देन जो आपके पाम होगी, जो आपकी हथेलियाँ होगी, वो गर्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, अपने हाथों को रब कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर लग रही है। एंड जब आप इतना ज़्यादा उसे रब करोगे तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तो जो आपने मैकेनिकल एनर्जी, जो आपने शरीर की इतनी एनर्जी लगाई है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फिलामेंट के। अब आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है। अब बल्ब के अंदर ना कुछ ऐसे ये चीज़ रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब यहाँ से करंट आता है, तार से करंट आ रहा है तार से, तो ये जो तार से करंट आ रहा है, ये फिलामेंट जो है ये गर्म हो जाता है। अब ये इतना 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 ज़्यादा गर्म हो गया कि ये जब जल रहा है ना तो ये लाइट दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही बल्ब का आविष्कार हुआ है। यहाँ से आप करंट पास कर रहे हैं इस तार से, ठीक है, इससे आप करंट पास कर रहे हैं, एंड जो ये आपका फिलामेंट है ये पहले हीट एनर्जी को लेगा। हमने क्या दी, पहले उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इस फिलामेंट को। जो ये फिलामेंट है वो उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो गर्म हो जाएगा फिलामेंट, फिर वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट एनर्जी हो जाएगी कि जो वो बल्ब है, वो बल्ब से लाइट एनर्जी निकलने लगेगी। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। तो बल्ब का आप एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे पहले किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। आप तार ले रहे हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आपके बल्ब में जा रही है। अब बल्ब के अंदर बेस जो होता है आपको रोशनी देने का, वो होता है फिलामेंट, ठीक है। अब जो फिलामेंट है वो गर्म हो रहा है, हीट जा रही है, तो हीट एनर्जी दूसरे टाइम पर आई। अब जो वो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में, तभी तो हमें वो रोशनी दिख रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ हीटर और गीज़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। अब आप सर्दियों के अंदर ये गीज़र वगैरह चलाते हो, हीटर चलाते हो, यहाँ पर आप बिजली से ही तो ये सारी चीज़ें चलती है ना, बिजली से चल रही है और हमें ये गर्म पानी दे रहा है ये गीज़र। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है हीट एनर्जी में, जो बिजली है वो पानी को गर्म कर रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6, एक स्टीम इंजन के अंदर हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। या आपने एनर्जी के ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा। अब कुछ टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर कितनी गर्माई है, हम इसे कैसे नाप सकते हैं, कितनी डिग्री का आपके अंदर गर्माई है उसे हम नाप सकते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो हॉट हो जाता है, और फिर जो वो ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करने लगता है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब आप आइस को गर्म करते हो, आइस को जब आप गर्म करते हो तो वो पानी बन जाता है, ठीक है। एंड जब पानी को गर्म करते हो देन वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाती है, वो भाप बन जाती है। गर्माई देने से इनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो खुलते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होने लग रहा है। मतलब आपने आइस, ये शायद आपने पढ़ा हो लोअर क्लासेस में, आइस एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि आप बस के अंदर हो और वहाँ पर बस के अंदर बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ पर आपको बैठने की सीट ही नहीं मिल रही है, बैठने की तो दूर की बात, आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, वहाँ पे बिल्कुल चिपक के लोग खड़े हुए हैं। ऐसे ही आइस के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ही हाल है उनका भी। अब वाटर, अब आप ऐसा समझ लो कि बस में मतलब इतनी भीड़ है कि लोग थोड़ा सा खुला होके खड़ा हो पा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको बैठने की सीट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वो आपके वाटर का हाल है। मतलब जब आपने आइस को गर्म किया तो वो वाटर में बदल गया, पानी में बदल गया, वो एक्सपैंड करने लगे उसके मॉलिक्यूल्स, उन्हें जगह मिलने लगी, ठीक है। तो बस क्या आपने एग्जांपल समझा। अब वाटर वेपर क्या होगा, आपके जो, अब आपकी बस में इतनी जगह है कि वहाँ बैठ के जा सकते हो, मतलब पहले आपको सीट नहीं मिल रही थी, अब आप बैठ के जा सकते हो। वाटर वेपर, आप अपने आसपास हाथ हिला के देखो, कोई आपको जरा से भी टकराव कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा ना, वो
किस वजह से? क्योंकि आप गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर के पार्टिकल्स कैसे हो गए? जैसे एक यहाँ है तो बहुत दूर दूर उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा, जब भी आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। अब जैसे बर्फ़ थी, बर्फ़ के पार्टिकल्स इतने खुल गए कि वो पानी में, अब आपने छोटी सी एक आइस क्यूब ले रखी थी, अब जब वो हमने उसे गर्म किया तो वो एक्सपैंड होके भाई इतने सारे पानी में पिघल गई। अब जब आप इसे हवा में लेकर चलोगे तो हवा में तो ये इतने सारे पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है कि हॉटनेस आपको एक्सपैंड करने में मदद करती है। एंड कूलिंग, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करोगे, अब आप यही समझ लो पानी है, पानी इतना सारा आपका फैला हुआ है एक मटके के अंदर जैसे, ठीक है। या फिर आप फॉर एग्जांपल एक कटोरी के अंदर आपने पानी लिया है, ठीक है, एंड उसे आप फ्रीज में कूल कर रहे हो तो उसके पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे कूलिंग से, फ्रीज करके उसके पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन आपकी होती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए एंड इनफैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या है हीट के? तो आपके स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आ सकता है। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब मैंने जो आपको अभी बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब आप उसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, मतलब आपका यहाँ कोई एसी वगैरह नहीं चल रहा है, नॉर्मल आपके एक रूम टेम्परेचर पर आइस रखी हुई है, ठीक है, तो वो हीट होने लगेगी। अब जो आपकी बर्फ़ है, अब आपने जैसे देखा होगा, आपने फ्रीज में से बिल्कुल बर्फ़ की बोतल निकाली, कुछ टाइम बाद आप आधे घंटे बाद आते हैं तो वो तो पानी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी आप पी रहे हैं, बट पहले वो बर्फ़ में कन्वर्टेड थी, वो रखे रखे रूम टेम्परेचर पर रखे रखे वो गर्म हो गई है, ठीक है। एंड अगर आप उसे और भी ज़्यादा, मतलब आप उसे गैस पर उबालने के लिए उस पानी को रख देंगे, देन वो भाप में कन्वर्ट होने लगेगा। मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊं, आप ये घर पे भी बहुत ही आसानी से कर देख सकते हैं। आप कोई भी एक पतीले में पानी लो, ठीक है, एक गिलास पानी ले लो, कितना भी, उसके ऊपर प्लेट रख दो, ठीक है। तो तब आप क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद, 10-15 मिनट बाद देखना उस पानी को, तो वो पानी जो है आपके प्लेट के सरफेस पर, जिससे आपने उस पतीले को ढका था, वहाँ पर वो पानी चिपक जाएगा। इससे आप क्या देख रहे हैं कि जो पानी था उसने कोशिश की थी भाप बन के उड़ने के लिए, भाप बन के उड़ने की उसने कोशिश की थी, बट वो पानी बनकर उसी पर रह गया क्योंकि आपने जगह ही नहीं उसे कवर कर दिया था ऊपर से, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ देता है कि जो वाटर है वो अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है जब भी आप उसे किसी हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो, ठीक है। एंड कूलिंग से इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब आप उसी पानी को जाके दोबारा से फ्रीज़ में रख दो, वो फिर से बर्फ़ बन जाएगी, एंड आइस को आप बाहर निकाल के रख दो, गर्म कर दो तो वो पानी बन जाएगा। मतलब ये बहुत ही रिवर्सिबल आप प्रोसेस देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन पॉइंट 2 देखते हैं, आप किसी भी केमिकल चेंज की मदद से भी एक सब्सटेंस के अंदर कोई भी इफेक्ट ला सकते हैं। फूड गेटिंग कुक्ड व्हेन हीटेड, फूड तभी पकता है जब हम हीट करते हैं। मिल्क तब कर्ड में चेंज होता है जब वो गर्म होती है। आपने कई बार अपने मम्मी वगैरह से भी सुना होगा कि आपकी जो मम्मियाँ हैं वो गर्मियों में ज़्यादा दही वगैरह बनाती है, वो इसलिए क्योंकि दूध से दही आपकी गर्मियों में ही अच्छे से बनती है, क्योंकि उन्हें एक वार्म एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, हेंस दे आर केमिकल चेंजेस। अब ये आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने 2 टाइप के चेंजेस पढ़ लिए हैं। चेंजेस आपने कितने टाइप के पढ़ लिए हैं? 2 टाइप के आपने चेंजेस पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज का आपका यही एग्जाम्पल है जो ये वाटर से पानी में वाटर, आइस, ये सब का मतलब एक दूसरे से बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। अब आप ये सोचो, आपने दूध का पनीर बना लिया, अब पनीर से आप दूध बना सकते हो दोबारा? नहीं, इर्रिवर्सिबल है, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा,
ठीक है। अब आपने दही बना ली, दही से आप दूध बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हम तो वो केमिकल चेंज, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई है, ठीक है, इस वजह से हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज में बहुत ही आसान है इन्हें समझना। फिज़िकल चेंज जैसे कि आपने कुछ भी पानी वगैरह उसे गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, मतलब आप उन्हें रिवर्स कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल होता है फिज़िकल चेंज। एंड केमिकल चेंज मोस्टली इरिवर्सिबल होता है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने कागज़ को जला दिया, अब आप कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कागज़ को जला दिया, ये राख बची हुई है, इससे अब मैं कागज़ बना दूंगा, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ हीट का ही थर्ड पॉइंट, हीट इफ़ेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंगो जो है वो समर के अंदर ही उगते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उस टाइम पर वो क्यों उगता है समर में? क्योंकि उन्हें समर का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें गर्मी में मैंगो ज़्यादा अच्छे से उगते हैं, ठीक है। एंड बैक्टीरिया गेट्स किल्ड ऑन हाई टेम्परेचर, दैट इज़ वाई मिल्क इज़ पास्चराइज्ड ऑन हाई टेम्परेचर। अब दूध को हम उबालते हैं, अब डायरेक्टली आपके यहाँ पर गाय का दूध आता होगा, तो आपकी मम्मी हमेशा आपको मना करती होगी डायरेक्टली उस दूध को मत पियो, वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। एंड वो बैक्टीरिया कब मर सकते हैं? जब आप उसे हाई टेम्परेचर पर बिल्कुल रखोगे, तो हाई टेम्परेचर से बैक्टीरिया भी किल होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस अकर ड्यू टू हीट। जो सब्सटेंसेस है वो जलते हैं, बर्न होते हैं हीट की मदद से। वुड, कोल, पेट्रोल, कोल का मतलब कोयला, पेट्रोल, ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। आपने देखा होगा कि कहीं आपने ज़रा से माचिस की तिल्ली एक पेट्रोल के पास रख दी, बिल्कुल जल जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी ये फायर को कैच करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम इन्हें, इस वजह से नहीं, जो ये सब्सटेंसेस आपके वुड, कोल एंड पेट्रोल, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से हम इन्हें फ्यूल बनाने में इनका यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। अब थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके टेम्परेचर को मेज़र करने में मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। थर्मामीटर यूज स्केल टू गिव द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। थर्मामीटर एक स्केल देता है कि आपके टेम्परेचर को रीड करने के लिए। अब जैसे कि सेल्सियस आपने सुना होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। तो सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड स्केल है और इसे हम डिग्री सेल्सियस करके लिखते हैं, एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल के अंदर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसे हम 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर स्टार लगा लो एंड इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लिख लो अपनी बुक में। द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर कैरी मार्क्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन्स टू रीड पर्टिकुलर टेम्परेचर। दीज मार्क्स आर कॉल्ड कैलिब्रेशंस। आपके यहाँ पर थर्मामीटर पर ये कुछ ऐसे ऐसे मार्क्स लगे रहते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कैलिब्रेशंस, ठीक है। ये क्या होते हैं? कैलिब्रेशंस। ये कई तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर हमें मिलते हैं। क्लिनिकल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल होते हैं एंड कुछ डिजिटल होते हैं, ठीक है। या आपने थर्मामीटर भी देख लिया। डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आपको एक टेबल के रूप में दिया है। आप इसे एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर से छोटा होता है एंड इनफैक्ट जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर से, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी टू रीड द टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे आप बॉडी से हटाते हैं टेम्परेचर को रीड करने के लिए। एंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इज़ रीड वाइल इट्स बल्ब इज़ इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। एंड इनफैक्ट जो आपका ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये तो तभी आपके टेम्परेचर को रीड कर लेता है अगर आप उसे पास में भी रख देंगे तो, ठीक है। एंड कैपिलरी ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ किंक जस्ट अबव इट्स बल्ब।
जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके ऊपर की जो कैपिलरी है क्लिनिकल थर्मामीटर की, उसके एक किंक होता है उसके पास, उसके बल्ब के बिल्कुल अबव, ठीक है। एंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके पास एक स्ट्रेट कैपिलरी होती है। देखो बिल्कुल डायरेक्ट आपके यहाँ पर डिफरेंस लिखे हुए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपको सामने सामने लिख कर आने हैं। एंड अगर आपका सिर्फ ये क्वेश्चन आया कि राइट अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर, तो सिर्फ आप डायरेक्टली ये 5 पॉइंट्स लिख कर आएंगे, ठीक है। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो देखो क्लिनिकल थर्मामीटर का हम किस लिए यूज़ करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर के ह्यूमन्स एंड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। बट हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड लेबोरेटरी प्रोसेस के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स पर, लिविंग थिंग्स पर बेसिकली ये हम करते हैं, एंड ये नॉन लिविंग थिंग्स का हम मेज़र करते हैं। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कहाँ तक होती है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, एंड इसका 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज होती है। अब प्रिकॉशंस क्या हमें लेने चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को रीड करने से पहले? तो देखो for taking the reading with clinical thermometer, the bulb of the thermometer should be in proper contact of object। जो थर्मामीटर का बल्ब है वो पूरे प्रॉपर कांटेक्ट में होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, whose temperature is to be measured। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ले रहे हैं, बॉइलिंग वाटर जो कि बीकर के अंदर है, उसका अगर आप थर्मामीटर से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसे आपको वाटर में इमर्स करना पड़ेगा एंड नॉट टच साइड ऑफ बीकर। देखो आपको पानी का बेसिकली आपको वाटर का टेम्परेचर नापना है, ना कि उस बर्तन का। तो पानी के अंदर ही उसकी टिप रहनी चाहिए, ना कि आप उसके पानी को भी छोड़ के यहाँ पर उसके टिप पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके बीकर का फिर आपको टेम्परेचर पता चलेगा, पानी का नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। सो द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन। द आई ऑफ द ऑब्जर्वर शुड बी एट द सेम वर्टिकल लेवल एज दैट ऑफ द मर्करी इन द कैपिलरी ट्यूब। जो ऑब्जर्वर मतलब जो आप है, आप उसे देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल वर्टिकल लेवल पर होनी चाहिए जहाँ पर वो मर्करी कैपिलरी ट्यूब है। मरकरी, ये आप सोच रहे होगे मरकरी यहाँ क्या आ रहा है, तो थर्मामीटर के अंदर आपकी मरकरी पाई जाती है, ठीक है। थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड सा भरा रहता है ना, वो पानी नहीं होता है, वो मरकरी होती है, ठीक है। सो द थर्मामीटर शुड नॉट बी यूज टू मेज़र द टेम्परेचर बिलो इट्स लोएस्ट मार्किंग और अबव इट्स हाईएस्ट मार्किंग। अब आप जैसे कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर ले रहे हो, आप इससे गर्म लोहे को नापने लगे, जिसका मतलब बिल्कुल ही जो टेम्परेचर से ही बाहर निकल रहा है, तो थर्मामीटर कैसे उसे नापेगा? बिल्कुल भी नहीं नाप पाएगा, इनफैक्ट वो तो खुद ही टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर ले रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस से जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप उससे ना ही नापे, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं? द थर्मामीटर मस्ट बी वॉश प्रेफरेबली विद एंटीसेप्टिक लोशन। थर्मामीटर को आपको प्रॉपरली बिल्कुल वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन में, या फिर आप डेटोल ले सकते हैं, स्पिरिट ले सकते हैं, या फिर एटलीस्ट आप साफ़ पानी से ही उसे साफ़ कर सकते हैं थर्मामीटर को, क्योंकि वो अलग अलग ह्यूमन बींग्स को वो लगता है, ठीक है। उससे आप उनका टेम्परेचर नाप रहे हैं तो थोड़ी सी आपको क्लीनलीनेस रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड थर्मामीटर शुड बी गिवन सॉफ्ट 2 to 3 जर्क। आपको बिल्कुल जैसे झटके मारते हैं ना जब आपका पेन नहीं चलता, ऐसे हमें थर्मामीटर को 2 या 3 झटके देने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसे तेज़ी से करते ही जा रहे हो, 2 या 3 आराम से उसे झटके देने हैं कि जो मरकरी है वो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, मतलब बिल्कुल 0 पे वो आ जाए, जिससे कि वो करेक्ट टेम्परेचर को नाप पाए। थर्मामीटर शुड नॉट बी हिट एनी ऑब्जेक्ट वाइल गिविंग जर्क, अदरवाइज द बल्ब विल ब्रेक। अब आप ऐसे झटके दे रहे हो कि आपने तो दीवार में उसकी निप मार दी, तो वो तो टूट जाएगा, उसका बल्ब भी टूट जाएगा, फिर आप कैसे उस थर्मामीटर को यूज़ करेंगे? इसलिए जो आप झटके दे रहे हो, झटके को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जर्क, ठीक है। तो वो थोड़े प्यार से दीजिए, ठीक है। एंड मरकरी रीडिंग को आप प्रॉपर लाइट में देखें, ठीक है। मरकरी
अब मरकरी के बारे में कुछ देखते हैं। मरकरी एक पॉइजनस मेटल होता है, सो मेक श्योर इट डज नॉट ब्रेक इन माउथ वाइल टेकिंग टेम्परेचर। अगर आप मुंह से उसका अपना टेम्परेचर नाप रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि मरकरी टूटना, मतलब वो टूटा हुआ ना हो आपका थर्मामीटर, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होती है एंड मरकरी बहुत ज़्यादा जहरीला मेटल है। अगर आप उसे खा लिया, आपने उसे खा लिया तो आप पक्का यू विल बी डेड, ठीक है। तो फिर या तो आप अपने, पहली बात तो मुंह से अपना टेम्परेचर नपवाओ मत, ठीक है, मुंह में दो ही मत ये थर्मोमीटर, अपने अंडर आर्म से ही टेम्परेचर को मेज़र करवा लो, ठीक है। एंड इफ मर्करी स्पिल्स बाय एक्सीडेंट देन इट कैन बी पिक्ड अप बाय नीडेड वीट दो बाय रूलिंग इट ओवर मरकरी। अब आप ना कोशिश करेंगे कि मैं हाथों से मरकरी को उठा लूँ, अगर थर्मामीटर टूट गया तो उसे टच मत करना, क्योंकि वो पॉइजनस है। ज़्यादा टाइम के लिए हमें उसे अपने स्किन पर बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं रखना चाहिए। आप उसे कुछ देर के लिए तो रख सकते हैं, 1 या 2 मिनट के लिए, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर बाई चांस कभी भी थर्मामीटर से मरकरी गिर जाए, ठीक है, तो आप एक आटे की गोली लोगे, ठीक है, एक वीट दो लोगे एंड उसे मरकरी के ऊपर रोल कर दोगे, फिर वो उससे मिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर आपकी मरकरी उठ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया जस्ट इन 26 मिनट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।